अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में एक बात चल रही है कि मीडिया आज़ाद नहीं है, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है और बहुत सारे लोग इसी वजह से टीवी चैनल्स छोड़ के अपने चैनल्स की तरफ जा रहे हैं, अपना काम करने की तरफ जा रहे हैं। तो इसी बारे में मैंने कहा बात करते हैं और इसी चीज़ के एक्सपर्ट को हमने मदऊ किया है। आज हमारे साथ ज़ियाद अली शाह साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं और ब्रॉडकास्ट मीडिया पे एक जाना माना नाम है। ज़ियाद भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपका बहुत शुक्रिया। ज़ियाद भाई, नॉर्मल तरीके से आगाज़ करेंगे फ़िलहाल तो, कि ये कब शुरू किया आपने ब्रॉडकास्ट मीडिया पे काम और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तालीम के हवाले से बात करूँ तो तालीम मैंने अपने गांव बुनेर में ही हासिल की है। बुनेर से ही स्टार्ट लिया था। पहले सरहद पब्लिक स्कूल में 7 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने इकरा एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे बुनेर में पूरी पख्तूनख्वा में एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम भी कर रही है। उसमें मैंने फिर तालीम हासिल की, मैट्रिक तक वहाँ मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के लिए मैं ISMS कॉलेज पेशावर आ गया। उसमें फिर मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, बोर्ड भी थोड़ा सा वो सख्त होता है। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से इंट किया, फिर चला गया बुनेर दोबारा और बुनेर में फिर मैंने सेकंड ईयर किया और उसके बाद फिर इस तरह यूनिवर्सिटी में आया। तो अभी तक यूनिवर्सिटी ही चल रही है। अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में? अभी मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नवल में हूँ और जर्नलिज़म ही कर रहा हूँ वहाँ से। और जो आपने बात की ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़म की, तो मैंने तकरीबन जब मैं आ रहा था यूनिवर्सिटी में तो उससे पहले से ही मैंने स्टार्ट लिया था। उसके बाद तकरीबन जो यूनिवर्सिटी का जितना भी मेरा ये सारा टीनेवर गुजरा है, उससे पहले भी जब मैं गांव में था, सेकंड ईयर में था, उसी टाइम से मुझे मीडिया का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मीडिया में थोड़ा कुछ मैं काम कर रहा था, पेजेस वेजेस और इन चीज़ों पे मैं काम करता था। उस टाइम भी बड़ी अच्छी फॉलोअरशिप थी, वो बुनेर के हवाले से बुनेर की चीज़ों को ही कवर करता था। तो फिर जब इधर आया इस्लामाबाद में तो फिर मैंने यहाँ पर ही अपने वो जर्नलिज़म का आगाज़ कर लिया दोबारा। तो फर्स्ट सेमेस्टर से काम कर रहा था। अच्छा, ये यहाँ पर एक सवाल मेरा ये होगा कि आजकल के बहुत सारे हम जैसे ये सोचते हैं कि यार ग्रेजुएशन करेंगे तो काम करेंगे, सारा हो जाएगा। कोई आके हमें कहेगा कि यार चलो आपके लिए थाल में सजा के कहेंगे यार कि नौकरी ये आपके लिए रखी हुई है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि यार ये काम आपको खुद से करना होता है या आपको कोई आके कहता है कि यार आ जाओ, आप इस काबिल हो? इस तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि मैं कहूँगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर इस्लामाबाद आए हों और आप कहेंगे कि मुझे पता नहीं कि कहीं से ऑफ़र आ जाएगी और मैं उधर चला जाऊँगा, नौकरी कर लूँगा। नौकरी इस तरह तो नहीं मिलती। आपको एक स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। आप स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद ही आपको फिर इस तरह काम मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब आप में कोई काम करने की सलाहियत हो, आप कोई काम कर सकते हो, आप में जज्बा हो, तो फिर ये जो डिजिटल मीडिया है ना, ये बहुत ही अजीब किस्म की एक चीज़ आई है और इसने पूरी मीडिया को बिल्कुल 180 पे चेंज किया है कि आप कोई भी कंटेंट बना सकते हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हवाले से हो, चाहे वो कोई क्रिटिकल चीज़ों के हवाले से हो, व्हाटएवर जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, जिस भी चीज़ में आप काम कर सकते हो, उसी में आपको जाना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों के आपको नाम यहाँ पर लूँगा, उन्होंने अपना काम शुरू किया सोशल मीडिया से और अभी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े अच्छे नाम हैं जो काम कर रहे हैं, उनको मौका मिला है उसकी वजह से। बल्कि मैं एक सहाफ़ी का यहाँ पे जिक्र भी करूँगा कि एक सहाफ़ी है लाहौर से, उनका ताल्लुक़ है सैयद मुज़म्मिल शाह। बड़ा क्रिटिकल थिंकर है और क्रिटिकल क्वेश्चंस भी कर रहा है और अपना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने भी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही काम कर रहा था पहले, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे आया और सोशल मीडिया पे उनको एक हाइप मिली, जब वो अच्छा काम कर रहा था, तो उसके बाद उनको बड़ी अच्छी जगह से ऑफ़र आई। अब वो अपना शो भी कर रहा है। बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं जो अपना काम वो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया से होके। अच्छा, ये इससे एक फ़ायदा मेरे ख्याल में ये भी हुआ है कि एक मोनोपली जो बनी हुई थी ना, वो ब्रेक हुई है कि यार इस तरह के लोग ही ऊपर आएंगे और फ़लाँ चेहरे जो पिछले 15 साल से बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स में, बहुत बड़े बड़े नाम, उनको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं था। लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया के आने से कम से कम ये हुआ है कि वो मोनोपली ब्रेक हुई है। वो जो आम लोग थे, जिस तरह सैयद मुज़म्मिल शाह की अगर आप बात करें,
तो वो भी इसी तरह ऊपर आए। तो आपने ये एक अलग रास्ता चुना आज से कुछ साल पहले, जब ये ट्रेंड नहीं था, अगर आप कहा जाए। तो आपको ये क्यों लगा कि यार ब्रॉडकास्ट मीडिया अपना काम करना चाहिए, ना कि किसी इदारे के पास मैं जाऊँ और उन्हें जाके कहूँ कि सर मुझे इंटर्नशिप पे रख लें, 20,000 की जॉब दे दें? इंटर्नशिप भी की, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया और उसका भी काम करने का मौका मिला। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर जगह भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो बुरा एक्सपीरियंस होता है वो भी आपके लिए अच्छा साबित होता है बाद में। तो उन जगहों में भी काम की। लेकिन उसके बाद जो ये जो डिजिटल मीडिया है, इसमें काम करने का मकसद एक ही था, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ चले जाते हैं या किसी के साथ काम करते हैं ये कुछ सैलरीज पे, तो उसका ये होता है कि एक तो वहाँ पर ये कल भी मैं किसी को कह रहा था कि वहाँ पर एक तो ये कि ये लिक पुलिंग होती है, लोग आपको आने नहीं देते, लोग आपको कोई बड़े सीट पे देखना नहीं चाहते। तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप अपना काम कर सकते हो, जिस पे आप अपने आप को मनवा सकते हो। और अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है और आप कुछ कर सकते हो, आप में कोई यूनिक चीज़ है, वो आप लोगों को दिखा सकते हो। उसी वजह से ही आप उसी चीज़ में अपना एक नाम बना सकते हो, आप जा भी सकते हो। और ये जो आपने सैलरीज की बात की, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने मकसद के पीछे भागना चाहिए। जब आप मकसद के पीछे भागोगे तो उसके बाद ही वो पैसे भी आएंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी आपका बेहतर होगा, क्योंकि आपका एक विजन होता है, जब आपका एक गोल होता है तो उसी को लेके फिर जब आप आएंगे मीडिया में काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात की, जिस तरह पैसे की बात की, पैसे के साथ साथ ना एक और चीज़ आजकल बड़ी चल रही है कि सहाफ़ी को ना अब मशहूर होने का शौक़ हो गया। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, पिछले दिनों मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि मुझे ना पीटीआई के ना 3 वर्कर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुछ 3 नाम लिए, मैंने कहा यार बहुत अच्छे असद उमर टाइप नाम लिए मैंने। तो उसने ना 2 नाम लिए, तो तीसरा नाम पता है किसका था? इमरान रियाज खान। मैंने कहा यार इमरान रियाज खान वर्कर कब से हो गया पीटीआई का ना, वो उनका कारकुन कब से हो गया? तो ये तर्ज़ सहाफ़त, इस तर्ज़ सहाफ़त को आप क्या कहेंगे और इसको आप क्या समझते हैं? जिस तर्ज़ सहाफ़त की आप बात कर रहे हैं, आप इमरान रियाज खान की आपने बात की, तो उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक तो ठीक ही कहा है, क्योंकि अगर एक बंदा वो स्पोक्स पर्सन बन जाए किसी पार्टी के, और वो उसी पार्टी के अलावा किसी और चीज़ को डिस्कस ही ना करे, और वो समझे कि तब्दीली लाएगा तो सिर्फ इमरान खान लाएगा, तो इट मीन्स कि ये बात मुराद सईद भी कर रहा है और ये इमरान रियाज भी कर रहा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। दूसरी बात, फिर वो सहाफ़त की आज़ादी की भी बात करते हैं इसके साथ साथ। तो मैं मानता हूँ इमरान रियाज सहाफ़ी है, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो सहाफ़ी नहीं है। मैं कौन होता हूँ उनको सहाफ़ी ना कहने वाला कि सहाफ़ी नहीं है। लेकिन आपको कभी भी इस टैग के साथ नहीं जाना चाहिए कि बस आप कहे कि मैं इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पार्टी की तरफ जा रहा हूँ, या इमरान खान को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से सपोर्ट करो कि इमरान खान अच्छा काम कर रहा है। तो सहाफ़ी के लिए और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप इस चीज़ पे हर रात, हर दिन, हर टाइम, दिन में 3 दफ़ा व्लॉग्स करते हैं, उसी में आप यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि बस इमरान खान जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो इसी चीज़ से फिर और पे एक टैग लगता है, और वो टैग जो होता है वो आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होता। फिर आपको एक पार्टी का वर्कर ही कहा जा सकता है। मशहूर होने की ख्वाहिश कितना नुकसानदेह हो सकती है जर्नलिज्म? मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज लोग बनाते हैं, और वो कंट्रोवर्सी सिर्फ इसी मकसद के लिए होती है कि बस हम मशहूर हो जाएंगे और हमारी ये चीज़ वायरल हो जाएगी। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि सानिया मिर्ज़ा और ये क्या नाम है इनके जो हस्बैंड है, शोएब मलिक का कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की कि इन्होंने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, और पूरी पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल थी, और एक दूसरे के साथ उनके बारे में मुबैना तौर पर कि एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। और शोएब मलिक ने ये तक भी कहा कि वो मुझे पता नहीं क्या क्या कहती थी, और फिर वो मुझे ये भी कहती थी कि आप मॉडर्न नहीं है, आपको किसी चीज़ का पता नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही मकसद के लिए थी कि इनका एक शो आ रहा था एक टीवी चैनल पे, कि इसी शो को हम इतना ज़्यादा ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करे कि ये शो बहुत हिट चला जाए। तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो शो बाकी शो से बहुत ज़्यादा हिट है, उसी की ही साथ चल रहा है। लेकिन बस उनके एक कंट्रोवर्सी थी, और ये जो है नुकसानदेही इसलिए होती है कि अब एक आम शहरी से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि एक शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, तो अब उसी के बारे में उनका यही व्यू होगा, यही उनका ओपिनियन होगा
कि ये इन्होंने तो शोहरत के लिए की थी, और अगर इस तरह की शोहरत है, इस तरह की मशहूरी है, तो फिर ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मशहूर होने के लिए ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा करूं कि मैं अपनी बीवी के साथ उसमें एक किस्म की मैं एक गेम करूं कि बस मैंने बीवी ने मुझे तलाक दिया, मैंने उनको तलाक दी, सही है, इस तरह की चीज़ें, तो ये जो है ये तो कोई बहुत कम अरसे के लिए होती है, ये चीज़ें ज़्यादा वक्त के लिए चलती नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम सियासी सवालात की तरफ बढ़ें, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब आपने ब्रॉडकास्ट मीडिया का सफ़र शुरू किया फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या मुश्किलात पेश आईं? और वो एक वाक़या जो आपने कुछ अर्सा पहले मुझे सुनाया था वो मैं सुनना चाहता हूँ। बंदे का नाम ना लें हम तो अच्छी बात है मेरे ख़्याल में। क्या वाक़या था वो, अगर उस पर रोशनी डालें। सबसे पहले तो जो ब्रॉडकास्ट मीडिया की आपने बात की और जो मैंने काम किया है मीडिया में, उसमें उससे पहले उस वाक़े से अभी पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं और मेरा एक दोस्त था, अभी भी हैं, वो बड़े अच्छे मीडिया के साथ काम भी कर रहा है, राजा हसीब अहमद नाम है उनका। हम आए तो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में गए, और उसमें एक इंटरेस्टिंग ये था कि हम जब जाते थे ना उधर, तो उधर जो वो गार्ड होता था गेट पे, उनको हम कहते थे कि हम इधर आए हैं, इधर की ब्यूरो चीफ से हमने मिलना है और उसी के साथ हमने कोई चीज़ डिस्कस करनी है। तो उनको भी पता नहीं लगता था कि क्या लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर ब्यूरो चीफ से मिलना है तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए, तो वो मुझे कॉल कर लेते, मैं आपको अंदर जाने देता। तो वो तकरीबन ये ब्लू एरिया में आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स हैं, 10, 12 या 13 चैनल्स के तरफ हम गए, उनके गेट्स पे गए, हमें अंदर भी जाने नहीं दिया। और वो उस वक्त लोग डिग्रेट होते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, हमें वहाँ से रिजेक्शन आई, ठीक है, हम रिजेक्ट हुए वहाँ से, लेकिन उस चीज़ ने भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट की। मुझे मोटिवेशन ये आई कि काम करना चाहिए, और जितना आप ज़्यादा काम करोगे और मुख्तलिफ चीज़ों को कवर भी करोगे, और आजकल तो मीडिया में सोशल मीडिया पे आप अपने आप को मनवा सकते हो, आप किसी भी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट आपकी अपनी मर्जी का होता है, एडिटोरियल बोर्ड भी आपका अपना होता है, आपके ऊपर कोई ब्यूरो चीफ भी नहीं होता, कोई चीफ रिपोर्टर भी नहीं होता जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है, वो चीज़ें नहीं होती। तो हमने अपना काम उसी टाइम से ही शुरू किया। जब हमने अपना काम किया तो जो इतनी अच्छी हमारी फॉलोअरशिप आई, इतनी फॉलोइंग आई, तो उसके बाद जब चैनल चला गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एक मीडिया में मुझे किसी ने ऑफ़र की, मैं जब वहाँ पे चला गया तो 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। तो ये जो अपना सफ़र था, मुश्किल और कठिन तो होता है, और मीडिया में यही चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत तो नहीं हारनी। अच्छा, वो वाक़ई की जिसकी आपने बात की, वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड भी है, अगर वो ये वीडियो देख रहा हो तो उसको पता भी चल जाएगा। लेकिन मैं जब गया तो मैं उनका इंटरव्यू करने वाला था, मेरा पहला सेमेस्टर था या पहला सेमेस्टर था, क्योंकि मुझे उर्दू भी सही से नहीं आती थी। तो उसी टाइम मैं जो आपको कहता हूँ ना कि ये नहीं होना चाहिए, अपने जूनियर्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कितना बदतर क्यों ना बोलते हो, ठीक है, उनको फिर भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं जब वहाँ पे गया तो एक चैनल था, टीवी चैनल था, उसी के अंदर ही मुझे उन्होंने वो इनवाइट किया कि आप इधर आ जाए, इधर मेरा इंटरव्यू करें। उनको तो नहीं पता था कि ये किस तरह का बंदा है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन्होंने मुझे हाँ ही की थी सिर्फ। तो मैं जब चला गया तो मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो इंटरव्यू जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद वो मुझे बोलता है कि आप यार ये छोड़ दे, आपसे नहीं हो सकेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कैसे नहीं हो सकेगा? कहता है आपकी उर्दू अच्छी नहीं है, और अगर आप पश्तो की तरफ चले जाए, आप पश्तो स्पीकर है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मैंने कहा ये सजेशन तो आपका अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताए कि मैं जब उर्दू का जर्नलिज्म करूँगा उर्दू में, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? तो कहता है वो कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा यार, मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैंने कहा 10 साल लगेंगे। मैंने कहा खुदा के बंदे 10 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है, 10 साल नहीं, उससे कम टाइम लगेगा। फिर मैंने उनको कहा कि यार 15 साल भी लग जाए ना, फिर भी मैंने इंशाल्लाह ये उर्दू जर्नलिज्म करनी है और इसमें ही आगे जाना है। तो उसके बाद और भी चीज़ें हुई, मुख्तलिफ चैनल्स ने अपने मॉर्निंग शो वगैरह में भी बुलाया, और वो उन्होंने भी बुलाया, उस चैनल में भी एक सेक्शन है, उन्होंने भी बुलाया, तो उस चैनल में भी चला गया। तो जब उसमें चला गया, वो सामने बैठा हुआ था, हम अफ्तारी कर रहे थे उस टाइम। अच्छा। तो रमज़ान के ट्रांसमिशन में उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो सामने बैठा हुआ था, तो उसी टाइम मुझे वो चीज़ याद आई। मैंने कहा जब आप मेहनत करते हो ना, तो कामयाबी फिर दूर नहीं होती। उन्हें याद था कि आप वही हैं? नहीं, उनको बिल्कुल याद नहीं था। अच्छा। और फिर मैंने भी कोई सलाम दुआ नहीं की, मैंने भी कोई बात नहीं की, मैंने कहा बस रहने दे। हाँ। अच्छा, एक बात इसमें आपने की कि उर्दू जर्नलिज़म और जो आपकी ज़बान पश्तो वगैरह का जो आता है इंसान के ज़बान में, ये लैंग्वेज बैरियर जो है, ये कितना नुकसानदेह है जर्नलिज़म में?
लैंग्वेज बैरियर तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह हम पढ़ते हैं जर्नलिज्म में, आपने भी पढ़ा होगा, आप भी जर्नलिज्म कर रहे हो, तो बैरियर्स तो होते हैं और लैंग्वेज बैरियर जो है वो सबसे बड़ा बैरियर है जर्नलिज्म में, कम्युनिकेशन में। जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, जब आप बात ही नहीं कर सकते हो, आप अच्छी तरह से किसी चीज़ को कन्वे नहीं कर सकते हो, तो फिर तो ये सबसे बड़ा बैरियर है। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसके लिए मैं लैंग्वेज जो है वो इतना मैटर नहीं करती, जितना उनका एक्सपीरियंस, जितना उनका रिसर्च और जितना उनका जो उस फॉर एग्जांपल वो अगर किसी चीज़ को कवर कर रहा है, उसी चीज़ के हवाले से उनका रिसर्च और उसी चीज़ में डीप जाके, गहराई में जाके उसी चीज़ को जब वो कवर कर रहा हो, सही है, तो उसके सोर्सेज क्या है वो मैटर करते हैं। जब आपके सोर्सेज अच्छे हो तो फिर ऑब्वियसली आपका जितना भी लैंग्वेज बुरा हो, फिर भी आपकी वो चीज़ बिकती है। वो आपको कोई ये नहीं कहेगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई सबसे बड़ा ऑफिसर या अगर कोई आर्मी चीफ बल्कि मुझे बता दे, मुझे कोई ख़बर दे दे, ठीक है, वो ख़बर मुझे मैं ब्रेक करूँ, चाहे वो कितना बड़ा बैरियर मुझे मेरा क्यों ना हो, लेकिन लोगों को मैं सिर्फ बस किस तरीके से कन्वे करूँ, तो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट उसी टाइम में है। सियासी सवालात की तरफ आते हैं। पीटीआई, पीपल्स पार्टी या पीएमएल? सियासी जमातें हैं और मेरे नज़र में सियासी जमातें जितनी भी होती है उसके कदर होनी चाहिए और एक जमहूरी माशरे में सियासी जमातों की ही ज़रूरत होती है। वो एक अलग बात है कि कुछ जमातों ने हुकूमती भी की, बल्कि ये जो नाम आप ले रहे हैं, तीनों ने हुकूमती की है और तीनों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। अगर किसी ने डिलीवर, अगर कोई कर रहा है, कह रहा है कि मैंने डिलीवर किया है, तो उसमें से हर पार्टी की अपनी फिर वो एक्सपर्टीज़ है। हर पार्टी ने कुछ ना कुछ काम तो किया है, सही है, लेकिन फिर भी मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी इसमें बेहतर है। तो मैं आपको बस सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो तीन पार्टी है ना, ये बस तीन कैटेगरीज है इसमें और ये सेम पेज पे है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं और हम अक्सर बैठते हैं तो बातचीत भी होती रहती है, तो मैं इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ कि खान साहब के आप अगेंस्ट हैं थोड़ा, क्या वजह? खान साहब के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन शायद उनकी तर्ज सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। वो जो बात करते हैं, तो ये जो लोग यूटर्न की बात करते हैं ना, ये लोग ठीक कहते हैं कि अगर एक सियासी वर्कर होता है ना, वो कभी भी अपनी बयानी से पीछे नहीं हटता। 2002 के इनके स्टेटमेंट्स उठाओ, सही है। मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा कि इन्होंने मेट्रो के बारे में कहा था कि मेट्रो नहीं बनाऊँगा, फिर इसने पेशावर में बना के दिखा दी, ठीक है, मैं उसकी भी बात नहीं करूँगा। लेकिन आप इनके 2002 के और 2004 के और इस टाइम की इनके इंटरव्यूज़ उठाए और ये उन इंटरव्यूज़ में इनके स्टेटमेंट सामने पड़े हुए हैं। ये मिसिंग पर्सनस की बात करते थे, ये जुल्म और जबर की बात करते थे, ये फौजी ऑपरेशंस की बात करते थे। लेकिन जब इनको 2018 में इक़्तिदार मिला, तो इक़्तिदार के बाद फिर वो हमारा जो आर्मी चीफ था वो भी कौम का बाप हो गया, ठीक है, उसके बाद ये सेम पेज पर भी आ गए। लेकिन जब फिर दोबारा इक़्तिदार से निकला तो फिर उन्हीं को निशाना बनाया और उन्हीं पर इन्होंने क्रिटिसिज्म करना शुरू की, तनकीद करना शुरू की। तो ये तो इनका तर्ज सियासत से मुझे इख्तिलाफ है। मैं कहता हूँ कि एक बंदा जब एक बात पे खड़ा होता है, उसी बात पे ही उनको खड़ा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो एक टाइम पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दूसरे टाइम पे वो दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये तो मुनासिब चीज़ भी नहीं है। ये लोग बात करते हैं बादशाह खान की, जो खान अब्दुल गफ़ार खान है, उन्होंने तहरीक शुरू की थी जो अवामी नेशनल पार्टी बाद में बनी है। वो तहरीक खुदाई खिदमतगार उन्होंने शुरू की थी। वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। लोग कहते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो मुसलमानों की तकसीम के ख़िलाफ़ थे। वो कह रहे थे कि मुसलमानों को तकसीम नहीं करना चाहिए। अभी भी देखें आप, इंडिया में हमारे से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो ये तकसीम नहीं है, तकसीम ही है। तो अब वो बादशाह खान जो थे वो अपनी बात पे उसी टाइम से टिल डेथ उसी टाइम तक अपनी बात पे खड़े थे। और जब कोई बंदा अपनी बात पे खड़ा होता है, एक बंदे का अपना एक नैरेटिव होता है, नैरेटिव से जब कोई बंदा दूर भागता है और वो फिर कहता है कि मैंने इस तरह नहीं कहा था, मैंने इस तरह कहा था, तो फिर लोग भी आप पे यकीन नहीं करते, लोग भी आपको कहते हैं कि ये तो ड्रामेबाज है। खान साहब की बात की जाए, इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है और एक पॉपुलिस्ट लीडर मैं उनको कहूँगा, क्योंकि वो जो एक रिसर्च आई है उसमें खान साहब के बारे में कहा गया है कि दुनिया में दूसरा एक तरह की एक शख्सियत है जिनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और कन्विंस होते हैं। तो ये कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात तो नहीं हो रही है कि लोग इनसे कन्विंस हो रहे हैं।
आपके अमल से लोगों को आप कन्विंस करते हैं, आप काम करते हैं लोग कन्विंस होते हैं, आप कुछ करके दिखाते हैं लोग कन्विंस होते हैं। आपने लोगों के साथ इतने वादे किए, आप फिर बाद में आपने वो चीज़ें नहीं लोगों को दी, तो फिर तो मुझे इख्तलाफ होगा। अच्छा, जो बातें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद खान साहब ने की, वही बातें नवाज शरीफ ने भी की थी। अवाम पे क्यों इतना फ़र्क पड़ गया? खान साहब क्या कहने थे? तो मैंने आपको कहा ना कि खान साहब फिल्म है पूरा। अच्छा। वो इतना बड़ा फिल्म है कि वो लोगों को कन्विंस कर सकता है। हाँ। और एक खसूसियत है उनकी, वो ये है कि खान साहब अपने बात को मनवाते हैं लोगों पे। फिर वो अपने बात से इस तरह लोगों को मनवाते हैं कि जब वो एक बात पे खड़े हो जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि यार बस ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो गलत बात क्यों ना हो। हाँ। फिर भी वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं उसमें। नवाज शरीफ में शायद वो खसूसियत नहीं है। हाँ। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दूंगा वो मैं नवाज शरीफ को दूंगा कि वली खान ने भी एक दफ़ा कहा था, उनके किताब में भी अब तक मौजूद है, और उनके एक और भी किताब है फैक्ट्स और फैक्ट्स, उसमें भी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है। नवाज शरीफ क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि जो सबसे पहले आवाज़ उठेगी ना एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो पंजाब से उठेगी, और वो आवाज़ नवाज शरीफ ने ही उठाई है। क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो पंजाब में नवाज शरीफ का था। अभी भी नवाज शरीफ का मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सपोर्ट है उनका पंजाब में। नवाज शरीफ को लोग वहाँ पे पसंद करते हैं, नवाज शरीफ ने वहाँ पर काम किए हैं। वो भी अलग बात है कि नवाज शरीफ भी कौमियत का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस पर भी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन वो अपने पंजाबियों को उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। हाँ, उन्होंने इतना ज़्यादा पॉलिश नहीं किया था, उसके बाद खान साहब ने सही से पॉलिश कर लिया, और खान साहब ने भी वो एक नैरेटिव चलाया, और खान साहब ने भी उनको कहा। दोनों के नैरेटिव में तो कोई फ़र्क नहीं था। नवाज शरीफ भी सब कुछ कर रहा था, और उसी टाइम इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में कह रहा था कि इनको नहीं करना चाहिए, बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके पॉडकास्ट में मसला है तो हाजी साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था इमरान खान ने, जब इमरान खान इक़्तिदार से निकला तो इमरान खान ने यही बात ही शुरू की। फिर मरीम नवाज से कोई सहाफ़ी सवाल पूछता है उधर गुजरांवाला में, जब ये मार्च लेके आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, इमरान खान की हुकूमत थी, तो जब इस्टेब्लिशमेंट की बात आई तो मरीम नवाज ने उस पर जवाब दिया कि नो कमेंट्स। तो यही हमारी सियासत है। इतनी गंदी सियासत होगी तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट ही सब पे हावी होगा ना। पिछले 75 साल में हर सियासतदान दूसरे पे गंद डालता है। क्या लगता है कि असल ज़िम्मेदार कौन है? 75 साल से आप 1958 को देखे, 1977 को देखे, 1999 को देखे, कानून इस मुल्क में कौन तोड़ रहा है? कानून वही लोग ही तोड़ रहे हैं। अगर कानून वही लोग तोड़ रहे हैं तो फिर तो मैं सियासतदान से गिला तो नहीं कर सकता। सियासतदान से तो गिला तब किया जा सकता है कि जब उसकी कोई हैसियत हो। तो सियासतदान की तो यहाँ पर हैसियत है ही नहीं। अब जावेद चौधरी का जो कॉलम आया है उसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने कहा कि मैं खान साहब जो है मैं उनको इसलिए सपोर्ट मैंने नहीं किया, और खान साहब मुझे कह रहे थे कि मुझे सपोर्ट करे। तो इट मीन्स कि मुल्क आप चला रहे हैं। और कानून 58 में भी आपने तोड़ा था, 77 में भी आपने तोड़ा था, और अभी 99 में भी आपने तोड़ा, और अभी भी आप तोड़ रहे हैं। इवन ये जावेद चौधरी ने ही कहा है कि मैंने बाजवा साहब से जब पूछा तो वो कहते हैं कि इसे मैंने कहा था कि शौकत तरीन को ना लगाए, क्या नाम है, इकॉनमी का मिनिस्टर, तो इसने लगा दिया तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। सवाल तो ये है कि एक आर्मी चीफ का क्या काम बनता है कि वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को ये कहे कि यार आप ये वाला मिनिस्टर लगा दो और ये हटा दो। तो यही बात है ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि कानून दिन ब दिन, मतलब कानून को वो तोड़ रहे हैं, और इसी तरह तोड़ रहे हैं कि उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि इस मुल्क में लोग बात करते हैं जमहूरियत की। जब आप जमहूरियत की बात करते हो तो फिर तो आपको जमहूरियत के साथ ही चलना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर से ऊपर वाले चेयर पे नहीं बैठे हो, आप प्राइम मिनिस्टर से नीचे वाले चेयर पे बैठे हो, बल्कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे बैठे हुए हो, और फिर आप कहते हो कि मैंने उनको कहा कि आप इसको लगाए और इसको ना लगाए। तो आपकी इतनी हैसियत तो नहीं है कि आप ये कहे कि मैं आपको कहूँगा कि आप ये इनको आप वजीर लगाए या ना लगाए। आपका तो ये काम नहीं है, आपके तो सिक्योरिटी का काम है। आप अपनी सिक्योरिटी को देखे, ठीक है, आप कौमी सलामती को देखे, आप इसको ना देखे कि
कोई वजीर कोई प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है या कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसमें आपका काम ही नहीं है। आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए काफ़ी ख़तरनाक लोगों के। अब हम इतने ख़तरनाक मोड में दाखिल हो ही गए हैं तो ये सवाल भी पूछ लेते हैं। कभी कोई मैसेज आया कि ये नहीं करना चाहिए था ज़ियाद भाई? जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ और जितने लोगों के इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं और आगे भी करूँगा, तो उनमें से बड़े बड़े नाम आते हैं। और मैसेज और कॉल की आपने बात की तो इनडायरेक्टली चीज़ें पहुँचती है, लेकिन डायरेक्ट कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आई, ना मैं इसको खुद कोई हवा दे सकता हूँ। और अगर मुझे इस तरह की इज़हार राय की ज़रूरत मतलब वो मुझे होती है, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आज तक किसी ने अगर कुछ नहीं कहा तो कॉल्स या मैसेज की बात तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, मेरे जेब में अगर इस मुल्क का शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ है और पासपोर्ट भी मेरे पास इसी ही मुल्क का है, ग्रीन पासपोर्ट है, तो फिर मुल्क के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं हो सकता। मैं मुल्क के ख़िलाफ़ तब हो सकता हूँ मैं फिर अगर कोई बंदूक उठाऊँ और फिर मैं किसी पे हमला करूँ, हमलावर हो जाऊँ, तो फिर आप कह सकते हो कि आप इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो। तो फिर आप मुझे कॉल भी करो, फिर मुझे मैसेज भी करो, फिर मुझे मारो भी, ठीक है। मैं अगर जब तक मेरे जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है और जब तक आप ये देखें कि अली वज़ीर का मैंने इंटरव्यू किया, अली वज़ीर 2 साल से जेल में है। अभी जब जिस टाइम हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी इसी टाइम वो रिहा हो जाएंगे जेल से। अच्छा। लेकिन कई दिनों से उनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी, उनको रिहाई फिर भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हाजी साहब ने कहा था कि ये मेरा ज़ाती क़ैदी है। तो आपका कौन सा ज़ाती क़ैदी है? ज़ाती क़ैदी तो एक सिस्टम का हो सकता है, लेकिन आपका तो नहीं हो सकता। और मुझे अगर कोई कहता है कि आप इंटरव्यू करो या ना करो, ये तो मेरी अपनी मर्ज़ी है, मेरा आज़ादी सहाफ़त है और आज़ादी सहाफ़त पे फिर मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं किसी भी टाइम किसी भी बंदे का मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ। अली वज़ीर या क्या नाम है मंजूर बश्तीन से इन्हें क्या प्रॉब्लम है? इन्हें ये प्रॉब्लम है कि सैयद मुज़म्मिल शाह जो मैंने ज़िक्र की, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में पिछले दिनों भी कहा था, उसको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि शायद ये पंजाबियों की बातों से कन्विंस हो जाए। तो मैं भी कोई पंजाबियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त है वो भी पंजाबी है, क्योंकि पंजाबी शहरी का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। वो एक एलीट की और ब्यूरोक्रेसी की बात हो सकती है, और लेकिन एक आम पंजाबी की इसमें बात नहीं हो सकती। मसला उनको ये है कि आपने बंदूक पकड़वा दी उनको, आपने अपने बच्चों को तालीम सही से करवा दी, आपने बच्चों को आपने स्कूल में भेजा, आपने बच्चों को आपने बाहर भेजा, तालीम हासिल करवाई, लेकिन जो पख्तूनों के बच्चे थे उनको आपने दहशतगर्दी सिखाई, उनको आपने बंदूक पकड़वाए और उधर ही आपने दहशतगर्दी फैलाई, और उसी दहशतगर्दी का नतीजा आज तक वही लोग भुगत रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी इलाके से हो, पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में आपने लोगों को लापता किया, बलूचिस्तान में आपने लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया, इसी तरह आपने पख्तूनख्वा में भी लोगों के साथ यही किया। आपने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की, आपने वहाँ पर लोगों के घरों को मस्मार कर दिया, आपने लोगों के घरों को तबाह कर दिया। उसी चीज़ों के हवाले से मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर, मोहसिन दावर, यही लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। और वो जब इंसाफ मांगते हैं तो उनका मुंह बंद करने के लिए, उनका ज़बान बंद करने के लिए, या तो आप उनको जेल में डालते हो, या तो उन पर आप हमले करते हो, या तो उन पर आप मुकदमात बनाते हो। अली वज़ीर का क्या कसूर था कि 2 साल तक आप लोगों ने जेल में उनको रखा? सिर्फ उनका यही कसूर था कि उन्होंने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई। एक बंदे के घर से 18 जनाजे उठे हैं, फिर भी आपको तरस नहीं आता। कम से कम थोड़ी सी तरस तो होनी चाहिए कि मैं एक बंदे को मार रहा हूँ। कर्नल इमाम और जनरल हमीद गुल, इन लोगों ने भी कहा है कि हमने इन लोगों को ट्रेनिंग्स दी वहाँ पर। अगर आपने ट्रेनिंग दी तो फिर तो उसका मुस्तकबिल आप देख रहे हो, फिर तो आवाज़ उठेगी। और इस दफ़ा जो आवाज़ उठी है पख्तूनख्वा में, मैं आपको बता नहीं सकता कि आवाम में इतना शऊर आ गया है कि हर बंदा घर से अब इस वक्त निकल रहा है और अपने लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है।
ज़ियाद भाई, कोई ऐसा सहाफ़ी जिसे आप इस वक्त अपना आइडियल समझते हो? सहाफ़ी, बहुत सारे सहाफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दूंगा जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि इमरान रियाज सहाफ़ी है, नहीं है, किसी के लिए हामिद मीर सहाफ़ी नहीं है, किसी के लिए मतुल्लाह जान सहाफ़ी नहीं है। मेरे लिए सारे बड़े कदावर शख्सियात है, बहुत अच्छे सहाफ़त कर रही है, और सहाफ़ी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इमरान रियाज को लगेगा कि वो इमरान खान बेहतर कर रहा है, उनको बोलना चाहिए अगर उनको लग रहा है इस तरह। अगर किसी को लग रहा है कि नवाज शरीफ अच्छा काम कर रहा है और उसके बारे में बोल रहा है, तो उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको भी बात करनी चाहिए। अच्छी सहाफ़त मैं जो समझता हूँ इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि हामिद मीर साहब जो है वो अच्छा सहाफ़त कर रहे हैं, और वो इसी वजह से अच्छा सहाफ़त कर रहे हैं कि जिस भी चीज़ पे आज हमने ये बात की ना, जिन चीज़ों पे भी हमने बातें की, हमने लापता अफराद की बात की, हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की, तो उसी चीज़ों के बारे में हामिद मीर बड़ा खुल के बोलते हैं। वो एक वक्त था कि इमरान खान को कोई इंटरव्यू ही नहीं कर रहा था, उसी टाइम पे हामिद मीर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। बल्कि मैं यूँ तक कहूँगा कि खान साहब को अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ हामिद मीर का है। तो हामिद मीर ने बहुत अच्छी सहाफ़त की है, और उसको हम वाचडॉग जर्नलिज्म जो कहते हैं ना कि हमें क्रिटिसिज्म करना चाहिए जो चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है और वो हमें गलत लगे, तो वही वाचडॉग जर्नलिज्म है, वो तो होनी चाहिए। ये कोई पीटीवी तो नहीं है कि हम कहें कि बस लैपडॉग जर्नलिज्म है, बस वो जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हो तो वो ठीक ही कर रही है। हमें तो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो जिस भी चीज़ में हो। एज अ सहाफ़ी मैं आपसे जानना चाहूँगा, या आने वाले बहुत सारे मेरे जैसा ही यंग जनरेशन के लोग जो हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे, उनको क्या मशवरा देंगे? जितनी भी यंग सहाफ़ी आ रहे हैं, मैं तो ख़ुद भी अभी उस तरह मैंने सहाफ़त की भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा सहाफ़त की है, लेकिन अपने वो अपना हिस्सा जो है मेरा, उसमें वो काम कर रहा हूँ। लेकिन जितनी भी सहाफ़ी आ रही है, सहाफ़ी का तो काम है चैलेंजेस से टकराना और चैलेंजेस का मुकाबला करना, और ज़ालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और चाहे जुल्म जो भी कर रहा हो, ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। मैं तो ये तक कहूँगा कि ये एक आम शहरी का भी काम है, वो एक सिर्फ सहाफ़ी नहीं है। लेकिन सहाफ़त फिर वो एक ऐसी चीज़ आती है कि जिस पे हम कहते हैं कि बस इसी का तो काम ही है। सहाफ़ी को सवाल उठाने चाहिए, सहाफ़ी को ये भी सवाल उठाना चाहिए कि ये ज़ालिम निज़ाम को किसने इतनी ज़्यादा हवा दी, और इस ज़ालिम निज़ाम को बनाया किसने है। 47 से लेके अभी तक हमारे ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं और शहरियों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में बना दी जा रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है। इस तरह के हमें सवाल तो करने चाहिए। हमें ये भी सवाल करने चाहिए कि यहाँ पर जमहूरियत क्यों नहीं है। हम अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जमहूरियत क्यों नहीं है। यहाँ पर अगर कोई औरत उठती है और वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है, उसकी भी आवाज़ को हम बंद कर देते हैं और इसको हम फहाशी का नाम देते हैं। तो अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में फहाशी वहाशी नहीं होती। जमहूरियत में आपको फिर यही सिखाया जाता है कि आपने सिर्फ आवाज़ उठानी है, चाहे वो औरत है, मर्द है, अपने हक़ के लिए आप जो भी कहे आप कह सकते हो। आपका हाँ एक चीज़ है कि नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक मुल्क का सवाल होता है, तो मुल्क के ख़िलाफ़ कम से कम आपको नहीं जाना चाहिए। परसों एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक लाहौर का एक शहरी है, उन्होंने कहा कि मैंने किसी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ मैंने कोई पता नहीं पोस्ट की क्या किया मैंने, तो मुझे उठाया गया और मेरा सारा जिस्म जो है वो नीला हो गया। इतना मुझे उन्होंने तशद्दुद किया मुझ पे। तो एक बलोच एक शहरी था, उसके साथ बहस कर रहा था, तो उनको कह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं और हम कम करते हैं तो हमारे पे भी जुल्म होता है। तो ये जो हम बात करते हैं, ये अगर लाहौर से कोई बंदा उठता है ना, वो पंजाबी है ना, सही है, तो पंजाबी भी अगर आवाज़ उठाता है ना इस जालिम निज़ाम के ख़िलाफ़, उनके साथ भी यही हो रहा है, उनको भी नहीं माफ़ किया जा रहा। तो हम इस जालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ है कि इस जालिम निज़ाम को जिसने बनाया है उससे सवाल होना चाहिए, और जिस हुक्मरानों की हम बात करते हैं तो असली हुक्मरान कौन है, उनसे सवाल होना चाहिए। तो एक आम सहाफ़ी पे भी ये फ़र्ज़ है, और हर सहाफ़ी फ़र्ज़ है कि वो इन लोगों से सवाल करे और अपना काम करे। सोशल मीडिया की हमने बात की कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मीडियम है, सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए और अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए, और हर तरह की हाँ ये है कि थोड़ा सा सर्वाइवल का इशू होता है तो उसमें भी मुख्तार तरीके से अपना काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ियाद भाई।